हम अश्वेत वर्ग बोलते थे, जिसमें निम्न जाति के लोग, आदिवासी और शूद्र वर्ण शामिल होते थे, और दूसरा होता था उजली पराग, जिसमें सवाल लोग शामिल होते थे जो जमींदार और सामंत फ्यूडल सोसाइटी थी। इनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल ने यह सार्वजनिक सभा आयोजित की तो काली पराग और उजली पराग सभी दोनों समुदाय के लोग वहां पर उपस्थित हुए। सारे किसान उपस्थित हुए, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, सभी एकत्रित हुए, चाहे महिला थी चाहे युवा थे, सभी लोग उपस्थित हुए। बहुत ही दिलचस्प बात है कि इस अवसर पर उन्होंने शपथ दिलाई। शपथ उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र था। उन्होंने शपथ यह दिलाई कि आपको लगान अदा नहीं करना, या तो सरकार निष्पक्ष जांच समिति बनाए या बढ़ी हुई लगान को दर को वापस करे। ऐसा न करने पर हम लगान अदा नहीं करेंगे। और यह शपथ आपको आश्चर्य होगा, शायद आपको नहीं पता होगा, उन्होंने प्रभु के नाम पर, खुदा के नाम पर, राम के नाम पर, रहीम के नाम पर दिलाई थी। इसी समय कुरान की भागवत गीता का पाठ किया गया था, और इसी समय हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने वाले कबीर के, सूफी संतों के दोहे भी उद्धृत किए गए थे। यह बहुत ही अपने आप में बड़ी बात थी। संगठन क्षमताओं की एकता करने की जो योजना थी वो अपने आप में बहुत प्रबल थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों स्वयंसेवी संगठनों को एकत्रित किया, एक खुफिया विभाग भी बनाई और एक प्रकाशन विभाग भी बनाया, जहां से बारदोली सत्याग्रह पत्रिका प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका के माध्यम से हर घर में यह प्रचार प्रसार किया जाता था, लोगों के द्वारा संपर्क किया जाता था, घर घर जाकर के पंपलेट वितरित किए जाते थे, भाषण किया जाता था कि लगान अदा हमें नहीं करना है। खुफिया विभाग इसलिए बनाई कि ताकि यह पता कर चल सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डर से लगान अदा करने की बात कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई स्वेच्छा से लगान अदा करना चाहता था। अगर यह पता चलता था तो उसे रोकने की बात कही जाती थी, उन्हें समझाया जाता था। यही नहीं, उन्होंने एक बात ये भी करी कि अगर किसी की संपत्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त करने की बात कही जाती थी तो उसे सूचित कर दिया जाता था या पड़ोस की रियासत में उसे भेज दिया जाता था। इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग भी थे जो डर से या स्वेच्छा से लगान अदा कर रहे थे। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये किया कि सामाजिक बहिष्कार की बात की, अर्थात उनको अपनी जाति से, अपने धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ऐसा होने के बाद जो लोग ऐसा कर रहे थे वे भी इस लगान में शामिल थे। इसके बाद उन्होंने सरकारी तंत्र को विफल करने का प्रयास किया। यह एक बहुत बड़ी बात थी कि सामाजिक जो सरकारी कर्मचारी थे उनको उन्होंने कहा कि उनका भी बहिष्कार होना चाहिए, उनके कार्यों का बहिष्कार होना चाहिए। और बहिष्कार के लिए आप कल्पना कीजिए, दैनिक जीवन की भोग की सारी वस्तुएं, खाद्य सामग्री की सप्लाई बंद कर दी गई। सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी बेचना बंद कर दिया, धोबियों ने कपड़ा धुलना बंद कर दिया, घरों में काम करने वाले नौकर चाकर ने भी काम करना बंद कर दिया। यह एक अप्रत्याशित घटना थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन आश्चर्यचकित था कि ऐसा हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, जब पूरी तरह से एकताबद्ध होकर के लोग यह लड़ाई कर रहे थे। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो उनको झुकना पड़ा। और लॉर्ड इरविन ने गवर्नर लॉर्ड विल्सन को यह कहा कि ऐसा है कि चाहे जैसे भी हो इस मैटर को आप तुरंत रफा दफा कीजिए, अन्यथा ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया जा सकता है। इरविन को यह भी अंदेशा था कि बॉम्बे मिल मजदूर के लोग हड़ताल पे हैं, कहीं कम्युनिस्ट पार्टी इसका समर्थन कर दे तो रेल यातायात संचार व्यवस्था में ठप हो सकती है। इसलिए हमें तुरंत इसके बारे में फैसला करना चाहिए। और उसने विल्सन को कहा कि आप एक जांच कमेटी बनाइए। विल्सन ने ब्रुकफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई। एक जांच कमेटी जो बनाई गई, न्यू स्टेटस मैन जो लंदन से प्रकाशित हो रहा था, उसने ये लिखा कि यह सरकार के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है, इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। कि यह स्वराज्य के लिए लड़ा गया संघर्ष नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार की लड़ाई स्वराज्य के निकट पहुंचाने के लिए हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। यह एक घटना थी जिन्होंने
सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र निर्माण और एकबद्धता करने की बात को पुष्टि करता है। दूसरा उदाहरण हम देना चाहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेज सदैव से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे, बांटो और राज्य करो की। जब 1940 के बाद उनको एहसास होने लगा कि भारत को आजाद करना है, तो देसी रियासतों के बारे में जो उनका कॉन्सेप्ट था वह यह था कि देसी रियासतें जो आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होती थी। देसी रियासतों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहेंगे। देसी रियासतें वे होती थी जहां पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वंशानुगत राजा शासन करता था, वहां का प्रतिनिधि चुना हुआ नहीं होता था, जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता था। इसलिए जब ब्रिटिश रूल था तो उस समय ये कहा गया कि देसी रियासतें अपने आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र होगी, लेकिन विदेशी इसके तहत भारत को विभाजित करके आजाद किया गया, अर्थात भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। साथ ही साथ ये भी कहा गया देसी रियासतों को अर्थात भारत को विखंडित करने की बात कही उन्होंने। भारत स्वतंत्र तो हो लेकिन विखंडित राष्ट्र के रूप में। उन्होंने कहा कि देसी जो रियासतें वे स्वतंत्र है, चाहे तो भारत में चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। यह रियासतों के लिए बहुत बड़ी बात थी, वे स्वतंत्र होना चाहिए। इसके बाद कश्मीर का भारत में मिले के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं। आपको यही निगरानी होने लगा। देखिए प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू है, शायद आपको जानकारी होगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पूर्वज थे वो जम्मू कश्मीर से रहने वाले। पहले ही बताया वो नहीं चाहते थे कि भारत में या पाकिस्तान में किसी में भी जम्मू कश्मीर का। उन्होंने कहा कि देखिए जम्मू कश्मीर रियासत की जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसका भारत में या पाकिस्तान में विलय करना संभव है। इसकी जो सीमाएं हैं वो भारत से भी मिलती है, पाकिस्तान से भी मिलती है, चाइना से भी मिलती है और सोवियत रूस से भी मिलती है। इसलिए भाई पटेल की जगह उसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने ये जिक्र किया कि पंजाब के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांतों से मुस्लिम कश्मीर में घुसपैठ करने लगे और यह घुसपैठ जाड़े के महीने में अर्थात अक्टूबर नवंबर में संभव है। ऐसा ही हुआ। 26 अक्टूबर को पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर में अपनी घुसपैठ कर। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सरदार पटेल को कहा कि देखिए जो पाकिस्तानी फौज है उसने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर ली है और न केवल घुसपैठ है बल्कि जम्मू कश्मीर के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना अधिकार भी कर लिया है। ऐसी स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि भारत की सेना इस पाकिस्तानी घुसपैठ के खिलाफ हमारी सहायता करे। लेकिन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न अंग बन सका। यह बात दूसरी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में यूएनओ में इस मैटर को उठाया, पाकिस्तानी घुसपैठ की जानकारी दी और कश्मीर समस्या से अवगत कराया, जिसका ही अब परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे तो उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर में हस्तक्षेप करने की बात कही, लेकिन उन्होंने इस पे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है, इसको बातचीत से ही सुलझाया जाना चाहिए। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामकता, कूटनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था कि पाकिस्तान को आना पड़ा। तो इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जब कितनी रियासतें बिना किसी रक्त क्रांति के भारत से विलय करने के लिए स्वेच्छा से राजी हुई। राष्ट्र निर्माण के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। हमें आज शपथ लेनी होगी। भारत